नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी कामना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम आयुर्वेद की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और आयुर्वेद में मेरा जो टॉपिक है वो दिनचर्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को बेहतर कैसे बनाएं, और दिनचर्या को जानना ना केवल आयुर्वेद के लिए, ना केवल पीएससी छात्र के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो कि हमारी सामान्य लाइफ से संबंधित है कि हम अपने जीवन को दीर्घायु कैसे बनाएं, स्वस्थ कैसे बनाएं, ऊर्जावान कैसे बनाएं, कैसे अपने शरीर को निरोग रखें। ठीक है, तो देखिए, जीवन जीने का मज़ा तभी है जब आप कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब अपने दिनचर्या को बेहतर कैसा बनाएं। तो हम दिनचर्या देखते हैं। पहले है दिनचर्या। दिनचर्या के देखिए, हम एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई भी हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे तो उस डेफिनेशन को हम किसी के द्वारा प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आपके लिए अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम किसकी है? बाघभट्ट। और वो किसका मिश्रण है? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का। अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान से अगर हम कोट कर देंगे, आप सूत्र स्थान भी कोट करेंगे तो सामने वाला समझ जाएंगे, और आप अष्टांग हृदय भी डालेंगे तो भी आप समझ, यहाँ तक भी बात चल सकती है। तो आप परिभाषा जब भी लिखेंगे आप अष्टांग हृदयम डाल दीजिए। दिन प्लस चर्या। दिन का मतलब क्या हो जाएगा? दिवस, पूरा दिन। और चर्या का क्या होता है? उसका पालन करना। तो आप प्रतिरुत्थानम से लेके रात में सोने तक की जो क्रिया हैं उसको कैसे पालन करते हो, वही आपकी दिनचर्या है। जैसे दिनचर्या क्या है? एक दैनिक कार्यक्रम है। ठीक है, तो एक दैनिक कार्यक्रम है। इससे क्या होता है? प्रकृति का जो ये चक्र है वो ध्यान रखती है। ठीक है, तो प्रकृति के चक्र का ध्यान रखती है। इसमें दिनचर्या क्या है? दिन भर की गतिविधियों का क्रमबद्ध क्या होता है? विवरण मिलता है। इससे हमारा क्या संतुलित होता है? इससे हमारा शरीर, मन और आत्मा, ठीक है, ना केवल हमारा शरीर स्वस्थ होगा बल्कि हमारा मन भी स्वस्थ होगा, आत्मा भी हमारा स्वस्थ हो जाती है। आप फील करिए, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह किसी दिन आप, अगर आप रात में लेट, मतलब जो आपकी दिनचर्या है वो ऐसी है कि आप रात्रि तक जागते हैं, ठीक है, तो आप सुबह लेट उठेंगे। लेकिन किसी दिन आप सुबह उठते हैं और सुबह उठकर ही आप पूजा वगैरह करते हैं, तो आप सोचते हैं ना कि नहीं, आज हमारी दिनचर्या बहुत अच्छा दिन चालू हुआ। तो यही है, ना केवल शरीर के लिए, ना केवल मन के लिए, बल्कि आत्मा को भी ये क्या है? संतुलित बनाए रखती है। ठीक है, अब देखिए, ये हमें क्या है? शरीर, मन, आत्मा को स्वस्थ और संतुलित तो रखती है, हमारे को क्या है? दीर्घायु जीवन भी देती है। ठीक है, तो हमको क्या कर रही है? दीर्घायु जीवन भी प्रदान कर रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात की जाती है कि चरक संहिता और अष्टांग हृदय में आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्यक्ति नियमित और संतुलित, अगर व्यक्ति नियमित और संतुलित जीवनचर्या अपनाता है तो वो स्वस्थ भी रह सकता है, दीर्घायु, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि हमें क्यों अपनाना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऊर्जावान रहें, ना केवल रोग का निवारण हो बल्कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो? मजबूत हो। ठीक है, दिनचर्या के देखिए 2 चक्र होते हैं, एक होता है सूर्य चक्र, दूसरा होता है चंद्र चक्र। सूर्य चक्र की अपन सबसे पहले तो हमको जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमको समझना चाहिए कि सूर्य चक्र आखिर है क्या और चंद्र चक्र क्या है। सूर्य चक्र ये है कि जो सूर्योदय से हम उठ रहे हैं, सूर्योदय जब से हमारा हो रहा है और सूर्यास्त तक का चक्र है। ऐसे ही हमारा जो चंद्र चक्र है वो हमारा क्या है? हमारा चंद्र चक्र है सूर्यास्त से लेकर हमारा जो सूर्योदय तक का जो चक्र है वो हमारा क्या हो गया? ये चंद्र चक्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम जो इसमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भी हमारा क्या होता है? ये हमारे 3 चक्र होते हैं। ठीक है, पहला तो हमने देख लिया, पहला हमारा क्या है? ये हम देख रहे हैं पहला कि प्रातः में हम क्या करते हैं? 6 से 10, जैसे कि मैंने वात में, पित्त में, कफ में डिस्कस किया था। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो आप एक बार फिर से जाके देखिएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे उनको असुविधा होगी। वात, पित्त, कफ होता है, 3 होता है। तो पहले हमारा जो वात दोष होता है, वात जो हमारा होता है वो होता है हमारा, सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह 6 से 10 और रात को भी शाम को 6 से 10 में हमारा क्या होता है? कफ दोष होता है। चाहे हम सूर्य चक्र लें चाहे हम चंद्र चक्र लें, तो 6 से 10 में हमारा क्या चक्र चलता है?
हमारा क्या चलता है, कफ दोष चलता है। कफ दोष क्यों चल रहा है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है। ठंडा है, कफ की प्रवृत्ति क्या होती है, ठंडी होती है। तो हमारा 10 बजे तक हमारा कफ दोष चलता है। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप आयुर्वेद के अनुसार सुबह 8 बजे आप कुछ भी खा लीजिए, आपकी पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग इतनी रहेगी कि आपके शरीर का जो पाचन जो तंत्र है वो कुछ भी पचाने की क्षमता रखता है। इसलिए आपको बोलते हैं ना सभी लोग कि आयुर्वेद में कहा गया है कि उठने से 1 से 1.5 घंटे के बाद आप अवश्य खाइए और ब्रेकफास्ट अवश्य करिए, क्योंकि आपके जो बॉडी में प्रथम आहार जा रहा है वही आपको अंततः एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, फिर आपका ये हो गया कफ दोष। अब देखिए 10 बज गए, 10 से 2 वो है, 10 से 2 में क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी हमारे शरीर में क्या हो रहा है, गर्मी आ रही है। गर्मी, पित्त क्या है, गर्म होता है, आप समझ सकते हैं ऐसे। तो इसीलिए ये हमारा 10 से 2 भोजन का समय इसीलिए निर्धारित किया गया है, 2 बजे तक का जो भोजन का समय, ताकि हमारी जो हीट है वो टोटल बढ़ चुकी है, हमारी जठराग्नि तेज हो चुकी है। तो इस समय हम भोजन करेंगे तो हमारी जठराग्नि, हमारा जो पाचन तंत्र एक्टिव है, हमारा कुछ भी पचाने की क्षमता रखता है। शाम को है, अब देखिए 2 से 6 बजे के बीच में शाम को, और सुबह 2 बजे से 6 के बीच में हमारा वात दोष सक्रिय हो रहा है। वात दोष में आपको बहुत सारी चीज़ें मना किया जाता है इस टाइम में, कि रात को दही मत खाइए, रात को ठंडे पदार्थ मत लीजिए, रात को कुछ हल्का खाइए, क्योंकि हमारा वात दोष सक्रिय हो चुका है इसमें। और वात दोष का क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आपका एसिडिटी हो जाएगी, आपकी बॉडी में पेन हो जाएगा। जैसे ठंडा खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर वो ठंडक क्या है, आपके रोग होने का कारण बन सकती है। इसीलिए बोला गया है कि आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा बेहतर आप ऋतुचर्या भी देखेंगे तो उसमें भी आप कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छी दिनचर्या अपनाने के नियम और आयुर्वेदिक दिनचर्या का विस्तृत नियम क्या है, ये तो हमने देखा कि दिनचर्या क्या है। फिर हमने देखा कि दिनचर्या को हम क्यों अपना रहे हैं, ताकि हम स्वस्थ रह सकें, ताकि हम दीर्घायु हों, ऊर्जावान रहें, हमारा ना केवल हमारा रोग मुक्त रहें, बल्कि रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी हमारी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, फिर हमने देखे दिनचर्या के 2 चक्र, एक है सूर्य चक्र, दूसरा है चंद्र चक्र। ठीक है, उसमें भी हमने वात पित्त दोष का प्रकार देख लिए हैं। अब हम आते हैं दिनचर्या हमारी होती क्या है, अपनाने के नियम क्या हैं। सबसे पहली हमारी जो दिनचर्या स्टार्ट होती है प्रतिरुत्थानम। प्रतिरुत्थानम बोलते हैं कि आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको सुबह आप ये सोचें कि मैं कैसे उठूं, क्या करूं। आप रात को समय पर सो जाइए तो आपको सुबह अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी। तो यही है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का केवल एक नियम है कि रात पे को जल्दी सोचिए। ठीक है, सूर्योदय से अब देखिए 1-1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब देखिए, कोई भी बोलते हैं कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम स्टडी करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम कोई कार्य करते हैं तो क्यों सफल होता है। उसका सफल होने का रीज़न और कुछ नहीं है। आपको मैं एक बात समझाती हूँ। अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप एक सुबह जाइए तो आपके मन में क्या रहता है, नहीं यार सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे ही आप दिन उसको कोरिलेट करिए अपनी लाइफ से। अगर आप दिन में निकलते हैं तो आप क्या है, वही जो समय होता है वो उसी समय में आपको क्या होता है, किलोमीटर उतना ही है लेकिन आपको समय अधिक लग रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो एक स्वच्छ वायु रहती है, भीड़ भाड़ नहीं रहती है, कोई भी इधर से कोई भी आवाज़ नहीं आती रहती है, केवल आप रहते हैं, आपका मन रहता है और केवल आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस बढ़ जाता है। और कुछ नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आपकी जो दिनचर्या है आप अपना सकते हैं। कोई व्यक्ति रात में पढ़ता है, कोई व्यक्ति दिन में पढ़ता है। ये प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के कारण अलग अलग होती हैं, लेकिन साइंटिफिक ऐसा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्म मुहूर्त है, आयुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, आयुर्वेद के लिए आवश्यक माना गया है। क्यों आवश्यक माना है, वही चीज़ जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है कि शुद्ध हवा होता है, प्राणवायु ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। प्रातःकाल उठने के बाद दोनों हाथों को हथेली से करें, आपस में रगड़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्की सी गर्माहट आती है। ठीक है, रक्त का संचार हो जाता है उस गर्माहट का कारण। और अपने आप आँखों पर लगाएं, इससे क्या है, एक आँखों में भी एक एनर्जी मिलती है। फिर आप क्या करें, ऊषापान, प्रतिरुत्थानम ऊषापानम। ठीक है, तो ऊषापान करना है। ऊषापान यानी कि आप मतलब हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। सबसे पहले हमको उठ के चाय नहीं पीना है। आजकल जैसे कि हम तो देखते हैं सबसे पहले उठ के हमको क्या चाहिए होती है, चाय। लेकिन क्या है, आयुर्वेद में क्या बताया गया है, ऊषापान।
उषापान हो जाएगा, यानी कि क्या है, हल्का गर्म पानी की सलाह दी जाती है। हल्का गर्म पानी देखिए आयुर्वेद में अमृत के समान बताया गया है। आयुर्वेद में ये बोला गया है सुबह आप हल्का गुनगुना पानी लीजिए, दोपहर में छाछ लीजिए और रात को दुग्ध का। अगर आप रात को छाछ या दही लेते हैं तो निश्चित रूप से आप आयुर्वेद के अनुसार कुछ ना कुछ आपको बात की परेशानी हो सकती है, आपका आगे चल के कफ दोष हो सकता है, तो कुछ ना कुछ आप रोगी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपका उषापान हो गया। अब देखिए, आपने पानी लिया, पानी सुबह उठ के आप उषापान कर रहे हैं तो इससे क्या है, बॉडी हमारी क्या है, डिटॉक्स होगी। डिटॉक्स होगी तो क्या है, हमारे रोग क्या है, हमारा निवारण हो जाएगा। रोग का निवारण तो हो गया और इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो गई। तो हमारे एक साथ कितने काम हो गए, केवल एकमात्र उषापान से। ठीक है, फिर है क्या है, मलमूत्र त्याग, शरीर शुद्धिकरण। जो आपकी डेली दैनिक जो वो होती है, दिनचर्या होती है, वो आपका होता है। उठने के बाद शौचालय से मलमूत्र का त्याग करना आवश्यक है। क्यों, यही सारी चीज़ें हैं। फिर हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। डिटॉक्स किया तो हमारा पाचन तंत्र क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। ठीक है, अब हमारा पहला हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर है उषापानम, प्रतिरुत्थानम उषापानम। ठीक है, फिर मलमूत्र त्याग, शरीर शुद्धिकरण। ठीक है, शरीर की शुद्धि कर ली। अब हम जाते हैं तीसरा, चौथा हमारा हो गया दंत धावन, जिव्या निलेखन, दांत और जीभ की सफाई। क्यों कर रहे हैं, फिर हमारे जो हमने रात को खाना खाया था उसमें हमारे जो मुंह में जितने भी बैक्टीरिया आ गए हैं, सूक्ष्म जीव आ गए हैं, उनके हम क्या है, इसके माध्यम से हम सफाई कर रहे हैं। सफाई के लिए आजकल तो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन पहले तो हम नीम, बबूल, त्रिफला वगैरह ये सब यूज़ करते थे, तो इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिस्कस करने वाली है। अब आते हैं 5। हमने देखिए पहले दंत साफ कर लिए, जिह्वा साफ कर ली, अब आ रहे हैं हम मुंह पर। मुंह में क्या करेंगे, मुंह, नेत्र, नाक, कान, मतलब हम पूरा फेस का सेंस ऑर्गन की तरफ आ रहे हैं। मुखादि धावन, मुखादि धावन क्या है, चेहरे पर को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठीक है, ठंडे पानी से इसलिए धो रहे हैं, चेहरे में जो गर्मी है ताकि उसकी गर्माहट निकल सके। ठीक है, आयुर्वेद द्वारा जल नीति प्रणाली करनी चाहिए। जल नीति, सूत्र नीति, रवर नीति मैं आपको योग में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी, एक एक चीज़ डिस्कस करूंगी। तो मैं यहाँ आप केवल इतना कर लीजिए कि जल नीति करना है और जल नीति को योग में पढ़ेंगे। गंडस क्रिया, गंडस में कुछ नहीं होता है, गंडस में कुल्ला होता है। देखिए आयुर्वेद में जब आप लिखेंगे ना तो आप कुल्ला मत लिखिए, मुख मत लिखिए, मुखादि लिखिए। ये टेक्निकल टर्म का, जिस सब्जेक्ट को आप लिख रहे हैं उसके अगर आपने टेक्निकल टर्म सीख लिए तो फिर आपको नंबर मिलना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब द्रव्य पदार्थ का, त्रिफला का, किसी का भी कुल्ला कर सकते हैं। ठीक है, फिर है क्या है, इससे कुल्ला करने से क्या है, हमने कुल्ला किया, हमारे बॉडी के अंदर मतलब जितने भी बैक्टीरिया थे मुंह में वो सारे निकल गए। फिर नेत्र प्रक्षालन, नेत्र, आँखों में हाथ में पानी लेंगे, छींटे मारेंगे, नेत्र प्रक्षालन कर लिया हमने। फिर क्या है, अंजन विधि, आँखों में क्या करेंगे, सुरमा, काजल। जो पहले तो काजल क्या है हम घर में बना के लगाते थे तो उसकी उपयोगिता रहती थी। आजकल के बाज़ार में हम काजल में क्या है, केमिकल है, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अंजन विधि बताया गया। फिर है कर्ण पूर्णन। कर्ण पूर्णन का मतलब है कानों में तेल डालना ताकि कानों में जो गंदगी है वो निकल जाए। और नस्य हो गया, नस्य में क्या है, द्रव्य की 2 बूंद डाल। इसमें बेसिकली क्या है कि गाय के जो घी है उसकी 2 बूंद डालने का विधान है अपने आयुर्वेद में। वो विधान से देखिए आपको लग रहा है कि गाय की जो 2 बूंद है वो माइग्रेन तक आपके ख़त्म कर सकती है। इतनी गाय के जो घी में क्या है पावर होती है। और उसमें क्या है, पूरा जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है, हमारे जो माथे में दर्द रहता है और हमारी नासिका की शुद्धि तो होती ही होती है, लेकिन उससे हमारा टोटल माइग्रेन भी, हमारा का जो दर्द है वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो 4 में हम आ गए दंत धावन। फिर हमने क्या किया, मुंह, नेत्र, नाक और कान की सफाई की। ठीक है, तो मुख धावन कर लिया, गंडुस, गंडुस यानी क्रिया, कुल्ला हो गया, नेत्र प्रक्षालनम, अंजन विधि, कर्णपूरण, नस्य। अब आ जाते हैं अभ्यंग। अभ्यंग का होता है मालिश। मालिश आप तेल मालिश भी होती है। ठीक है, और तिल, सरसों या नारियल कोई भी तेल से मालिश कर सकते हैं। मालिश क्यों करते हैं, देखिए एक छोटे बच्चे की भी मालिश करते हैं, एक वृद्ध की भी मालिश करते हैं। मालिश क्या है, शरीर को बलिष्ठ बनाती हैं। बलिष्ठ यानी शरीर को क्या है, बलशाली बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। अब हम जहाँ जहाँ मालिश कर रहे हैं हाथों से करेंगे तो उससे क्या हो रहा है, ऊर्जा का संचार, तो रक्त परिसंचरण इससे क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। ना केवल क्या है शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी बल्कि ऊर्जा का संचार हो गया और रक्त का परिसंचरण। फिर है व्यायाम और योग हो गया। व्यायाम और योग से क्या हो रहा है, किसी भी रूप में किया जा सकता है। जैसे कोई तो घूमना पसंद करता है, कोई सूर्य नमस्कार पसंद करता है, कोई योग कर रहा है, तो किसी के कोई एक क्रिया कर रहा है तो आप जिस रूप में योग को अपना सकते हैं, अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए कि कम से कम 10 मिनट तो मुझे योगासन करना ही चाहिए। ठीक है,
इसके बाद में क्या किया, अब देखिए हम अभी तक हम धीरे धीरे करके एक एक बॉडी पार्ट को डिटॉक्स कर रहे थे, एक एक बॉडी पार्ट की शुद्धिकरण कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, स्नान के द्वारा पूरे शरीर में जितनी भी गंदगी आई है उसको हम साफ़ करेंगे। तो पसीना, गंदगी, अशुद्धि हमारी इस प्रक्रिया में क्या है, साफ़ हो गई। इससे क्या है, अब हमारा अल्टीमेटली क्या हुआ, शरीर, मन, आत्मा, इंद्रियों को क्या है, हमको स्वच्छ करना है। ठीक है, तो इससे क्या, उसको आराम मिला, ताजगी आ गई बॉडी में। नहाने से कहते हैं ना, नहा के आह अब अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। तो इससे एक तो ताजगी आई और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी बढ़ गई, हमारी काम करने की क्षमता, फिर हम क्या है, फिर अन्य काम भी कर सकते हैं। स्वच्छ कपड़े पहने हमने, ये नॉर्मल है। ध्यान, अब देखिए ध्यान है, ध्यान को हम यहाँ पर केवल समझ लेते हैं। ध्यान को अष्टांग योग में मैं बहुत अच्छे से डील करूँगी कि ध्यान क्या होता है। यह प्रक्रिया मन और शरीर के मध्य संतुलन बनाती है कि मन और शरीर को, हमारा मन तो बोल रहा है कि यार हमें ये करना चाहिए, लेकिन शरीर बोल रहा है हमें आराम करना चाहिए, और मन बोल रहा है कि नहीं हमें घूमने जाना चाहिए। तो मन और शरीर में कैसे संतुलन बनाए, ये हमारा क्या है, ध्यान सिखाता है। इससे मस्तिष्क हमारा क्या है, शांत हो रहा है, स्थिर होता है। इससे प्रक्रिया मतलब ध्यान क्या होता है, कहीं भी आप शांति में बैठकर, अक्सर क्या है सुबह उठकर किया जाता है। इससे हमारा क्या होगा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हमारा क्या है, शांत रहता है, और मनोविकार भी हमारा शांत हो जाएंगे। हमारा क्या है, स्मरण क्षमता बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। इसके बहुत सारे अपने लाभ हो जाएंगे। स्वल्प आहार, देखिए स्वल्प आहार करना चाहिए। तो स्वल्प आहार में क्या है, भूख और शारीरिक प्रकृति के अनुरूप ग्रहण का स्वल्प आहार आपका कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, ठीक है, स्वादिष्ट होना चाहिए और उत्तम होना चाहिए। वही आयुर्वेद में जैसे मैंने बोला था कि 8 बजे नाश्ते का विधान है। नाश्ता में मतलब आप स्वल्प आहार कर सकते हो, क्योंकि 8 बजे आपका पाचन तंत्र बहुत एक्टिव रहता है, और वो जो भी खाते हैं आप उसमें उसको पचाने की क्षमता रखती है, और उसी से आपका पूरा दिन भर का वो जो चीज़ रस मिलता है, तो वो औषधीय रस के रूप में बदल जाता है। फिर है मध्याह्न भोजन, ठीक है, आपने सुना ही होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आहार ऐसा होना चाहिए जो अपना सात्विक हो, स्वच्छ हो, सुपाच्य हो, इसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, और पौष्टिक हो। मध्याह्न भोजन है आपका 12 से 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि हमारा पित्त दोष सक्रिय हो गया। आप याद करिए, पित्त दोष हमारा 10 से 2 बजे के बीच में। तो हमारा इस समय अगर हम भोजन करेंगे तो पित्त दोष प्रबल है, जिससे भोजन का अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में क्या एक विधान है, भोजन से आधा घंटा पहले और भोजन से आधा घंटे बाद में जल पीना चाहिए। या तो आधा घंटे पहले पी लीजिए या आधा घंटा बाद में, ठीक है, और भोजन के तुरंत बाद जल पीने का विधान आयुर्वेद में नहीं है। फिर है संध्या शाम की दिनचर्या। समय की दिनचर्या में सूर्यास्त हो गया, तो सूर्यास्त में क्या हो जाएगा, फिर हमारा वही ध्यान, पूजा अर्चना का विधान है, योग करने का विधान है। आप कहते हैं ना, शाम को थोड़ा टहल लीजिए। शाम को टहल लेंगे तो आपने जो पित्त जो हमारा सक्रिय हो, हमारी बात, रोग हमारे अंदर आ रहा है, बात क्या करेगा, जकड़न पैदा करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा टहल लेंगे, थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेंगे, तो हमारी बॉडी क्या है, फिर से एक क्या हो जाएगी, उसमें ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। रात को फिर है रात्रि भोजन जल्दी करना चाहिए। तो हम रात्रि भोजन आयुर्वेद में ये है कि 7 बजे के बाद आप कुछ मत खाइए, ठीक है। रात को जल्दी हल्का भोजन, पेट और संबंधित विकार, एसिडिटी, कब्ज आदि नहीं होंगे अगर ये सारी करेंगे, आप जानते ही हैं। शयन वही है, रात्रि में बिस्तर पर जाने से पहले आप 1 कप क्या करें, गुनगुना पानी पीना। सुबह उठते भी ऊषापानम प्रतिरुत्थानम ऊषापानम शुद्धिकरणम, ठीक है, ऐसे ही बताया गया है। शयनम में क्या है, 1 कप, ये पूरा सूत्र है, 1 कप गुनगुना पानी पीना चाहिए। जल्दी सोने से का प्रयास करेंगे, वही है, आप जल्दी सो गए तो समय पर उठ जाएंगे, ठीक है। और पैरों की मालिश हो गया, तनाव दूर हो जाएगा, तो ये सारा हो जाएगा। दिनचर्या के लाभ क्या है, शरीर हमारा क्या है, ऊर्जावान बनेगा, रोगों से बचाव हो गया, पाचन तंत्र मजबूत हो गया, त्रिदोष का अपन शमन कर दिया, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हम स्ट्रांग हो गए, और हमारा क्या है, स्वास्थ्य हमारा क्या हो जाएगा, बेटर हो जाए। यही सब शॉर्ट में दिया है, और ये मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया। और दिनचर्या क्या है, अनुशासित और संतुलित जीवन का आधार है। आधुनिक जीवन शैली में यदि इससे सही तरीके से अपनाया जाए तो ना केवल व्यक्ति निरोग रहेगा, बल्कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, कल हम मिलते हैं ऋतुचर्या के साथ। आपको कैसा लग रहा है आप ये भी बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।